दोस्तों जो जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको पता है 22 फरवरी को प्री का एग्जाम है, ठीक है भाई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मात्र 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, ज्यादा समय बचा नहीं है। आप बताओ हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के पहले? हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिल जाए कैसे भी कैसे करके, तो कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर कर सके। क्योंकि अब 1-1.5 महीने में आप सोचो कि पूरा मैथ्स आप पढ़ लो, ये तो थोड़ा कठिन है ना। तो आप क्या करोगे, सर प्रीवियस ईयर ही कर ले। तो आज इसी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लाने वाला हूं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास देखो 2024 का पेपर है, देखो मेन एग्जाम का पेपर है सेट बी का, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 2023 का है, 2022 का है, 2021 का है, 20 का सब है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर में मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन डिटेल बताऊंगा, ताकि उस तरह का पूछ ले तो आप वहां भी बना सको। और जल्दी से कैसे करते हैं सारा चीज सीखेंगे। तो अगर पिछले 5 साल का भी अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ के चले गए ना मेरे भाई, तो ये मेरी गारंटी है सी सेट का पेपर आपके मैथ्स के कारण तो नहीं रुकेगा, ठीक है भाई। तो इसी थॉट के साथ कि जो आपका पीएससी का पेपर है उसमें कम से कम प्री के लिए आप मैथ्स क्वालिफाई आराम से कर पाओ, मैथ्स और रीजनिंग, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का, ठीक है भाई। तो चलो इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं 2024 का पहला क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 का। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखो मैथ्स का है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले ये पूर्ण वर्ग को अच्छे से समझ जाते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मेरे को बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है भाई। 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का क्या होता है? 16 होता है। सही बात है, 4 का 16। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन को करेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 7, किसमें बोला? 7 में जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है जिसको 7 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब है 7 में मैं क्या जोड़ूं कि जो इसका सम आएगा, मतलब 7 में मैं क्या जोड़ूं, 7 में मैं क्या जोड़ूं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। सही बात है, एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ 7 तो ये दोनों के बीच में आता है। आप मेरे को बताओ 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप बताओ 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अगर 7 परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन थोड़ी बनता, ठीक है। तो 7 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 7 में मैं क्या जोड़ूं कि योगफल पूर्ण वर्ग बने। तो बताओ 7 में क्या जोड़ू कि पूर्ण वर्ग बने? तो बोलोगे ना सर 7 में 2 जोड़ दो। 7 में क्या जोड़ दो? 7 में 2 जोड़ दो, तो इसका जो योगफल आएगा 9 वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन समझ में क्या पूछा? ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना ही आसानी से पूछा, इतना आसान क्वेश्चन है कि 7 में मैं क्या जोड़ू कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आंसर होगा 7 में आप 2 जोड़ोगे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये आया। अब आप बताओ 7 तो बोला नहीं था, ये थोड़ा सा क्या बोला था? 594। अब ये उसी का बनेगा भाई जिसको स्क्वायर याद है। ये प्योरली बेस्ड है कितने लोगों को परफेक्ट स्क्वायर याद होता है, ठीक है। तो देखो 594 600 के आसपास है कि नहीं? 600 के आसपास। तो 600 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? तो बोलोगे सर 625 तो 25 का होता है ना। ये तो हमको याद ही होता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है, ठीक है। और 24 का क्या होता है? 576 होता है मेरे भाई। आप मेरे को बताओ ये 594 तो इन दोनों के बीच आता है ना, 594 इन दोनों के बीच आता है। अब आप बताओ 594 में क्या जोड़े कि वो 625 बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप क्या बोलोगे? सर ये दोनों का अंतर देख लो, है ना। तो एक तरीका क्या है, 6 जोड़ूंगा तो ये 600 हो जाएगा। 594 में 6 जोड़ा तो क्या हुआ? 600। और 25 और जोड़ूंगा तो मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? 31। एक तरीका ये हुआ तो आंसर क्या आया? 31। दूसरा तरीका, अंतर देख लो, 625 और 594 का अंतर देखो, 5 में 4 1 और 9 3 12। क्या आया? मतलब सर 594 में अगर आप 31 जोड़ोगे तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग
बन जाएगा। ये था क्वेश्चन। सर अब इसमें सीखे क्या? आने वाले एग्जाम को भी तो ध्यान में रखना है, जो अभी हम लोग 22 फरवरी को देने वाले। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन से बस इतना सीखे कि अगर हम एग्जाम के पहले तक 30 तक का स्क्वायर याद कर ले तो इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसको याद होगा वो चुटकियों में कर लेगा, और जिसको ये स्क्वायर याद नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन कर पाना कठिन होगा। तो ठीक है, एक बात सीखे ना, तो जिसको याद है वेरी गुड है भाई, और जिसको याद नहीं है भाई 22 फरवरी के पहले 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, तो चलो अब देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन फिगर काउंटिंग रीजनिंग का है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, मैथ्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। किसका? मैथ्स का। ठीक है भाई, उसके बाद जैसे 5 साल का मैथ्स निपट जाएगा ना, फिर मैं आपको पूरे रीजनिंग का भी सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के हिसाब से निपटा दूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति का है, मेंसुरेशन का है। उसको अच्छे से समझते हैं, उसको मैं डिटेल भी बताऊंगा और जल्दी से कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो चलो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन और एग्जाम का है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सीखने वाला बात बहुत सारा है और बहुत सारा बात हम लोग सीखेंगे। तो इसको मैं बहुत आराम से समझाता हूं, आराम से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब समझते हो, पहले इस वर्ड को समझते हैं, व्यास का क्या मतलब होता है, डायामीटर। ठीक है, अब जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो जैसे एक सर्कल होता है ना भाई, सर्कल, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और अगर ये और दो पॉइंट को मिला दिया जाए, दो इंटरनल पॉइंट को मिला दिया जाए, आंतरिक बिंदु को मिला दिया जाए किसी भी वृत्त की, तो उसको बोलते हैं जीवा या कॉर्ड। सही बात है। क्या बोला सर, सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाए तो जीवा बोले, और केंद्र से इसकी दूरी, सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है भाई, त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और सर 2 पॉइंट को मिला दिया जाए तो जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ये भी एक जीवा है, ये भी सर सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रही है, तो ये भी क्या हुई, जीवा हुई। और अगर ये जीवा केंद्र से जाती है, ये जीवा केंद्र से जाती है, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायामीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायामीटर। ये क्या कहलाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड की पहचान क्या है, जो सर्कल के सेंटर से जाए, वृत्त के केंद्र से जाए, वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास बोलते हैं। तो व्यास समझ में आया। अब देखो तो भैया क्या सीखे सर, जो केंद्र से होके जाए वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं डायामीटर, या सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। अब देखो ये केंद्र से क्या सीखा सर, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो ये केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी को, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को रेडियस। सर यहां से भी तो सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को बोले रेडियस, और जो केंद्र से उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। ये पूरा क्या हुआ, डाया। तो कहने का मतलब सर डायामीटर या व्यास बराबर क्या हुआ सर, रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस। तो डायामीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, मतलब व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणी त्रिज्या। ठीक है भाई, ये बताया समझ में। चलो एक बात सीखे ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे का बात में क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला कि एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो जैसी ये लाइन पढ़े तो हमको पता चला डायामीटर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 2 इंटू रेडियस बराबर 1 सेंटीमीटर दिया। अब भी तो पढ़े डायामीटर क्या होता है, 2 गुणी त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या दे दिया हमको 1/2, यहां पर गुणा इधर जाके क्या होगा मेरे भाई, भाग। तो 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना दिया, 1/2। इतना बताया भाई। चलो आगे पढ़ते हैं। और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। अब एक बहुत बढ़िया बात सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना
एक तांबे की छड़। अब आप बोलोगे छड़ देखे हो, लोहे की छड़? सर यार देखे हो कि नहीं? जैसे जब घर बनता है तो छड़ देखे हो, ऐसा ही होता है, ऐसा शेप का होता है छड़। ठीक है, ठीक है, पूरा लोहा का होता है। तो आप मेरे को बताओ, ये जो शेप होता है ना, इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या शेप बोलते हैं? बेलन। क्या शेप बोलते हैं मेरे भाई? देखो ध्यान से, बेलन है। बेलन की पहचान क्या है सर? ऊपर सर्कल, देखो ऊपर सर्कल, फिर ऐसा लंबा, ऐसा लंबा, और फिर नीचे सर्कल। तो ये किसकी पहचान होती है मेरे भाई? बेलन की। किसकी पहचान होती है? सिलेंडर की। समझ में आया? अब सिलेंडर में क्या होता है? ये एक रेडियस होता है मेरे भाई। तो केंद्र से इसकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ये परिधि हो गई ना ये सर्कल का, तो ये क्या कहलाया? त्रिज्या। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, हो सकता है ना दिख रहा हो। देखो ये हो गई सिलेंडर की पहचान। सही बात है भाई। और केंद्र से, ये हाइट हो गई, सिलेंडर की ऊंचाई हो गई। और केंद्र से, कहां से भाई? वृत्त का केंद्र हुआ ना ये वाला वृत्त, तो इसके से परिधि की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो ये क्यों बनाया? क्योंकि सर छड़ एक सिलेंडर शेप का होता है, बेलन आकार का होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये जो आपके पास छड़ था, कौन सा वाला छड़? जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आधा सेंटीमीटर था। मतलब त्रिज्या कितना दिया? आधा सेंटीमीटर दिया। और हाइट कितना दिया? देखो हाइट कितना दिया? 8 सेंटीमीटर दिया मेरे भाई। इससे क्या बना? 18 मीटर लंबा। 18 मीटर समझते हो? अच्छा बोलोगे सर यहां सेंटीमीटर दिया, यहां मीटर दिया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, सेंटीमीटर को या मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदलते हैं। देखो इसको मिटाता हूं मैं, क्या होगा बताओ तो? सोचो, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? बताओ सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सही बात है भाई। तो 18 मीटर बराबर बताओ, 18 मीटर बराबर 100 इंटू 18, मतलब 1800 सेंटीमीटर होगा। अब देखो जो 8 सेंटीमीटर इतना लंबा है, तो 1800 सेंटीमीटर भयानक लंबा। मान लेते हैं ये यहां से ये दे इतना बड़ा होगा, हालांकि बड़ा और होगा, लेकिन फिलहाल इतना बनाता हूं। आप सोचो, अब सोचना भाई ना, इसको इससे बना रहे हैं ये। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको कभी मत भूलना, स्टार पॉइंट लगा के इसको याद रखना। जो भी बताने वाला हूं एकदम स्टार है। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है वो आएगा ही, और ये पता होगा तभी बनेगा। ठीक है, बताओ। कभी भी याद रखना, जैसे एक को पिघला के कुछ बना रहे हैं, जैसे छोटी छोटी गेंद को पिघला के बड़ा गेंद बना रहे हैं, या ये छड़ को पिघला के बड़ा सा बनाए। जब भी ऐसा बनाएंगे तो दोनों में खास बात होता है, इनका वॉल्यूम सेम होता है, आयतन बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम क्या होता है, ये आयतन क्या होता है? तो देखो कभी भी याद रखना, कोई चीज कितना स्थान घेरती है, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास ये बॉटल है भाई, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करी, ये कितना स्थान घेरी, ये इसका वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? ये कितना पानी अपने अंदर घेर ली। जैसे ये 2 लीटर का है, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? 2 लीटर वाला हुआ। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन मतलब क्या होता है, कोई चीज कितना स्थान घेरती है। सही बात है। अब आप देखो, जब मैं इससे पिघला के ये वाला चीज बनाऊंगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना। ये मोटा में ज्यादा घेरेगी तो ये लंबा में ज्यादा घेरेगी, लेकिन वॉल्यूम में कोई अंतर होगा भाई? वॉल्यूम में अंतर नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इसको पचका के, मतलब एकदम ऐसे एकदम गोला बना दो, तो ये जितना स्थान घेरेगी ये भी उतना स्थान घेरेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसी के मटेरियल से तो तुम ये बनाए हो ना। जैसे आपको पता होगा, वो देखिए उस काजू कतली खाए हो कि नहीं? तो काजू कतली में क्या होता है? सिल्वर लेप होता है। तो आपको पता है इतना चांदी होता है, ठीक है, 1-2 ग्राम का चांदी से बहुत सारा आप उसका लेयर बना देते हो। क्यों? क्योंकि वो पतला 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 होता है, तो बहुत सारा, तो वो सबको जोड़ोगे तो वो 1 ही ग्राम निकलेगा, क्योंकि 1 ग्राम से ही सब बना है। समझ में आया? जैसे आप बचपन में खेले होगे, मिट्टी का ढेला, छोटा छोटा गोला बनाओगे, ठीक है, वो गोला को मान लेते हैं आप, छोटा छोटा कितना गोला बना? 4। तो ये छोटा छोटा सब मिलके कोई स्थान घेरेगा, और जब ये चारों को एक साथ ऐसे बना दिए है ना, तो ये बड़ा सा गोला बना तो इन चारों का जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं से तो मिलके बना। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, गणेश जी जब आते हैं बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं, तो बूंदी छोटा छोटा मिलके बड़ा लड्डू बनती है।
तो छोटा छोटा बूंदी मिलके जितना स्थान घेरते हैं वो सबको जोड़ दो, या एक बड़ा लड्डू को दोनों बराबर, क्योंकि उन्हीं से तो मिलके बना है ना। तो उसी तरह ये जो मोटा छड़ था जिसका रेडियस आधा था और मोटाई हाइट 8 था, इसी को पिघला के एक बड़ा छड़ बना रहे हो, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा भाई, सेम। यही हमेशा याद रखना। और इसका पहचान क्या है, एक को पिघला के दूसरा बनाए तो हमेशा उसका क्या बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम। ये सबका जोड़ के वॉल्यूम और इसका एक का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा बराबर। ये अच्छे से क्लियर हुआ भाई, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट आ गया तो हमको पता चला सर इसका जो आयतन होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इस बड़े वाले छड़ का भी आयतन या वॉल्यूम बराबर होगा। अच्छा, इसका रेडियस हमको पता नहीं, ठीक है। देखो 18 मीटर लंबा मतलब कितना सेंटीमीटर होगा भाई, ये 1800 सेंटीमीटर। 1800 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर लंबा वाला का मैं कितना बना रहा हूं, 1800 सेंटीमीटर लंबा वाला तार बना रहा हूं, ठीक है ना भाई, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है, तो तार की मोटाई ये होगी, तार की मोटाई ये देखो, ये वाली मोटाई आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है सर, तार का डायामीटर ज्ञात करना है। जैसे ये कितना मोटा है, ये इस पे व्यास पे डिपेंड करता है ना। व्यास क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर से जाता है, यही होता है ना। तो कहने का मतलब है कि सर इसका अगर मोटाई, तो देखो ये तार है तो ये इतना मोटा है, तो ये जो बीच से गया ये मोटा हुआ ना, ये क्या होता है, यही तो डायामीटर होता है मेरे भाई, यही तो व्यास होता है। तो आपको क्या पूछा, हाइट दे दिया है ना, इसका हाइट दे दिया, इसका रेडियस दे दिया, मतलब रेडियस डायरेक्ट तो नहीं दिया, डायामीटर दिया था ना, तो हम लोग रेडियस निकाल लिए, ठीक है भाई। और इससे क्या बनाए, एक तार बनाए तो उसका हाइट आपको दे दिया और क्या पूछा, डायामीटर पूछा। मतलब कहने का मतलब सर अगर इसकी त्रिज्या क्या मान लेते, बड़ा आर है, इसकी त्रिज्या मान लेते बड़ा आर है, तो आपको डायामीटर क्या बोला, 2 इंटू आर ही पूछा, क्योंकि डायामीटर क्या होता है, 2 गुणी त्रिज्या। तो अगर इसकी त्रिज्या आर होगी तो आपको क्या पूछ रहा है, इसकी मोटाई मतलब ये आर और ये आर, तो इसकी मोटाई क्या होगी, 2r आपसे पूछा। ये अच्छे से आया, ठीक। अब ध्यान से समझना, सर सिलेंडर का आयतन का आप बोले, जब इसको इससे ये बनाने तो आयतन बराबर होगा, तो आपको आयतन का फॉर्मूला भी याद तो नहीं होगा। जिसको याद होगा बढ़िया बात है, जिसको नहीं होगा मैं अभी आपको बता देता हूं क्या होता है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें क्षेत्रमिति में कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, स्फेयर हो गया मतलब गोला हो गया, सबका फॉर्मूला याद करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी फॉर्मूला इसका लिख देता हूं। तो आपको पता होगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, सही बात है। तो इससे दूसरा सिलेंडर बना रहे, ये भी तो तार ही बना रहे ना, लंबा समान मोटाई का तार बना रहे, तार सिलेंडर शेप का होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब यही होगा और आपको पता है जब ये पिघला के ये बन रहा है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा ना मेरे भाई। तो कहने का मतलब अब देखो यहां मैं बनाता हूं, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका हाइट को अपन कैपिटल एच ले लेते हैं ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो कैपिटल एच, सही बात है। अब मेरे को बताओ सर ये पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई तो कट गया, सही बात है भाई, ठीक है। अब आर स्क्वायर, इसका आर क्या है बताओ, आधा सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है देखो 8 सेंटीमीटर है मेरे भाई, समझ में आया। बस ये वाला है ना, हाइट 8 सेंटीमीटर है और आर आधा सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका आर क्या है भाई देखो, इसका, अच्छा इसका आर कैसे निकालना है ना, ठीक है। तो इसका आर निकालना है तो मैं यहां आर स्क्वायर लिख देता हूं, लेकिन हाइट इसका दिया है 1800 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे बताओ, 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 8, सही बात है। और ये 1800 इधर गुणा है तो इधर क्या होगा मेरे भाई, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ऐसा होगा। और ये आर स्क्वायर, अब मैं काम करता हूं इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं, ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या हुआ, 1/2 काटो तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौक 8 कट गया भाई। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। फिर 2 एकम 2, 2 निया 18, क्या आया 1/900, ठीक है, और बटे आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, सर
एक, देखो कभी याद रखना सर, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, एक का चार, सब एक ही होता है ना। एक की घात 4 हो तो भी एक होगा, एक की घात 3 हो तो भी एक होगा, और एक की घात स्क्वायर होगा तो भी एक होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर। और 900 को क्या लिखते हैं, 30 का स्क्वायर होता है। 900 क्या होता है सर, 30 इंटू 30 क्या होता है भाई, 900 होता है ना। तो इसको मैं 30 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और आर स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब 1/30 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। अब आप बताओ आर बराबर क्या होगा, 1/30। 1/30 क्या होगा, 1/30 क्या होगा हमारा, ओहो, 1/30 क्या होगा, आर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, रेडियस आया। अब खुश मत हो जाना कि देर आया 1/30 सही नहीं मेरे भाई, ये तो ये वाले तार की त्रिज्या आई ना, आपको त्रिज्या थोड़ी पूछा है, आपको क्या बोला है, इस वाले तार की मोटाई पूछा है, डायामीटर पूछा है ना। देखो तार की मोटाई होगी तो मोटाई क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू रेडियस, तो 2 और 1/30, आंसर क्या होगा 1/15। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ना होके इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/15। समझ में आया मेरे भाई, ठीक है। ये तो हो गया बहुत डिटेल, मैं जल्दी से भी करना सिखाऊंगा बोला हूं। तो अब हम लोग सीखते हैं जल्दी से करना। जिसको आया अच्छी बात है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो क्या करेगा भाई, एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना तो उसको 100% आएगा। अब मैं बताता हूं इसको जल्दी से कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फट से इसको कैसे बनाना है, क्योंकि इतना बनाते रहेंगे एग्जाम में तब तो हो गया, है नहीं, कहां एग्जाम निकल पाएगा, है नहीं। अब देखो इसको जल्दी से कैसे बनाना है। देखो एक तांबे का छड़ जिसका व्यास दिया, व्यास 1 है मतलब रेडियस 1/2, सीधा बात, रेडियस कितना हो गया 1/2, तुरंत सोच रहे हैं। और लंबाई कितना है, मतलब हाइट भी दे दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा छड़ का दे दिया, रेडियस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, मतलब सिलेंडर का सब दे दिया है ना, ठीक है। और सिलेंडर दिमाग में होना चाहिए, ऐसे ऐसे बनता है फटफट, ठीक है। और 18 मीटर लंबा समान मोटाई का तार बनाया गया, मतलब इससे, किससे, इस वाले से जिसका रेडियस ये है और हाइट ये, इससे क्या बना रहे हैं 18 मीटर, 18 मीटर लंबा, 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर लंबा तार बना रहे ना। तो अभी आप एक कंसेप्ट बताएं सर, जब भी एक को पिघला के दूसरा या एक से कुछ दूसरा बनाते तो क्या बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है। अभी सिखाया, तो सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, बोले तो 1/2, 1/2 और एच, ये इसका वॉल्यूम हुआ। ये किसके बराबर होगा सर, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आपको पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको वही तो निकालना है, तार की मोटाई, मतलब आपको क्या निकालना है, दो रेडियस, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और एच क्या होगा 1800, सही बात है। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व में क्या दम है, देखो पाई से पाई कट गया मेरे भाई। अब ये क्या होगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर हुआ 2, और ये 1800 नीचे आएगा तो 1/1800 बटा आर स्क्वायर। आंसर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 निया 18, तो आर स्क्वायर का कितना आया 1/900। ये किसका स्क्वायर होता है, 30 का होता है, तो आर कितना आ जाएगा 1/30। सर मोटाई निकालना है, मोटाई तो 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 1/30, आंसर क्या होगा 1/15। फट से बनाओ, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। तो समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर देखो तो 5वां क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है। और 6वां क्वेश्चन है कि संख्याएं √2, क्यूब √3, घनमूल 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। √2 है, क्यूब √3 है, फोर्थ रूट 4 है, या सभी बराबर है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारा बात सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं डिटेल बताऊंगा, पूरा एक एक बात सिखाऊंगा, उसके बाद इसको जल्दी से कैसे करेंगे हम लोग वो तरीका भी देखेंगे। तो देखो जैसे यहां पर बोल रहा है कि √2, इसका मतलब हमको पता है क्या होता है, जैसे घनमूल 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यही बताना है ना। पहले आप मेरे को बताओ, अगर यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, आपको पता है यहां पर कुछ नहीं है तो 2 है। 2 हर बार लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम यहां कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब है कि यहां पर क्या लिखा है 2 ही है। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं 5, सही बात है भाई, तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या लिखा हूं पता है
5 का पावर यहां 1 है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या होता है, 1 होता है, ये मान लिया जाता है। उसी तरह अगर यहां कुछ नहीं तो यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर कुछ नहीं तो 2 है, बाकी 3 और 4 होगा तो लिखना पड़ेगा। जैसे 5 का पावर 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है तो क्या है वहां 1। सही बात है। चलो इसका समझते, इसको क्या होता है, करनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2। सही बात है। इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/3। मैं इसको उससे लिख देता हूं, 2 का पावर 1/2। सही बात है। इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/3, और इसको क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/4। अब आपको बताना है ये वाली संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। मतलब कंपेयर करना है, तुलना करना है, और तुलना करके बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सही बात है। अब आप मेरे को बताओ, जब तुलना किया जाता है, जब कंपेयर किया जाता है, तो सेम चीज होगा तब तो कंपेयर करोगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं 3 बच्चे का आप एग्जाम ले रहे हो, 3 बच्चे का एग्जाम ले रहे हो, और एक को बोले कि भाई तू मैथ्स दे, तू साइंस दे, और तू हिंदी दे। एक को बोला तू ए नाम के स्टूडेंट, बी नाम का 3 स्टूडेंट है, इसको मैं मैथ्स का पेपर देने बोला, इसको साइंस का बोला और इसको हिंदी का बोला, तो क्या कंपेयर होगा? नहीं। अगर आपको तीनों में कंपेयर करना है तो तीनों मैथ्स का पेपर देंगे तो कंपेयर करके बता सकते कि ए बी सी में मैथ्स में कौन अच्छा है, या तीनों साइंस का देंगे तब कंपेयर होगा, या तीनों हिंदी का देंगे तब भी कंपेयर होगा ना। अलग अलग में कैसे कंपेयर होगा? जैसे किसी को खाने का कंपटीशन है और खाने का कंपैरिजन करना है। सही बात है। एक को बोले कि भाई तू जा चटनी बना, तू चटनी बना, बी को बोले तू चिकन बना, सी को बोले तू पनीर बना, तो क्या कंपेयर हो सकता है कि कौन बेहतर बनाता है? कैसे होगा? अगर कंपेयर करना है तो तीनों को पनीर बनवाओ, या तीनों से चटनी बनवाओ, या तीनों से चिकन बनवाओ, तब तो कंपेयर होगा ना कि चिकन कौन बेहतर बनाता है। अगर तीनों चिकन बनाएंगे तो बता पाएंगे कि चिकन कौन बेहतर बनाता है, तीनों पनीर बनाएंगे तब बता पाएंगे कि पनीर कौन बेहतर बनाता है, और चटनी बनाएंगे तो बता पाएंगे ना कि तीनों में चटनी कौन बेहतर बनाता है। उसी तरह सर यहां पर तो अलग अलग है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? और कंपेयर करना होता है तो सेम होना चाहिए। सही बात है, ये लॉजिक याद रखना। तो अगर कंपेयर करना है तो सेम होना चाहिए। तो सर यहां तो 1/2 है, यहां 1/3 है, यहां 1/4 है, इसको सेम कर देते हैं, ठीक है। और सेम करने का तरीका क्या है? 2, 3, 4 का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल देते हैं। अब आपको पता है एलसीएम क्या होता है? वो छोटा से छोटा नंबर जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, और 4 से भी। एक ये वाला तरीका पढ़े थे ना बचपन में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3। तो क्यों करना भाई, है ना। 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई? 12 होगा। 12 वो छोटा से छोटा नंबर होगा जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो इसका जो आधार है, इसका तो डिनोमिनेटर है, पावर का डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है, घात का हर, इसको हम लोग कर देते हैं सेम। और सेम कैसे करेंगे? सबको क्या बना देते हैं? 12। कैसे बना देते हैं? 12। तो 12 बनाना है तो आप मेरे को बताओ, 1/2 को 12 बनाना है, नीचे वाले को 2 को, तो क्या करेंगे सर? 6 से गुणा और 6 से भाग गुणा भाग करूंगा तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 दूनी क्या होगा? 12 होगा ना, ठीक है। और ये यहां क्या करेंगे? 4 से गुणा और 4 से भाग, तो 4 तिया 12 हो जाएगा ना। और यहां पर क्या करेंगे? 3 से गुणा और 3 से भाग, तो 12 हो जाएगा। और ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताकि तीनों का आधार सेम हो, ताकि हम कंपेयर आसानी से कर पाए कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों में। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप बताओ इसका क्या होगा आंसर? 2 का पावर 2 का पावर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यही होगा भाई, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 3 का पावर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, सही बात है। और यहां क्या होगा? 4 का पावर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, सही बात है, यही होगा ना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 1/12, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 इंटू 1/12, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 3
इंटू 1/12। सही बात है। चलो तो मेरे को बताओ, इसको फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है। 2 का पावर 6 इंटू 1/12, यही लिखा हूं, 2 का पावर 6 इंटू 1/12। सही बात है। यहां क्या लिखा है, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू 1/12। और यहां क्या लिखा है, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 इंटू 1/12। सही बात है। अब आप मेरे को बताओ 2 का पावर 6 का क्या मतलब होता है। 2 का पावर 6 का क्या मतलब होता है, 2 का पावर 6 मतलब 2 कितनी बार गुणा है, 6 बार गुणा है, यही होगा ना भाई, 6 बार गुणा है। तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4, 4 चौक 16 चौक 64। तो 2 का पावर 6 को क्या लिखेंगे 64 इंटू पावर क्या है 1/12। सही बात है। 3 का पावर 4 का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, है ना, ये हो गया 9। तो 9 निया 81, ये क्या होगा भाई 81 का पावर 1/12। अच्छा 4 का पावर 3 क्या होगा, 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 चौक 64, 16 चौक 64 का पावर 1/12, यही होगा भाई। ठीक है। अब इसमें खास बात क्या हुई सर, ये 1/12, 1/12, 1/12 क्या हो गया, पावर सेम हो गया ना भाई। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है सर, दिख रहा है 64, 81, 64 में बड़ा कौन सा है 81। तो ये 81 किसका था, है ना, ये वाले का था, 3 का पावर। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी। सही बात है। हालांकि इतना डिटेल एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे, वो तो मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कैसे बनाएंगे, लेकिन ये बात समझ में आया कि बनाना कैसे है। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, साथ में कॉपी लेना है और प्रीवियस ईयर के नोट्स बनाते रहना, ठीक है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगली बार आ जाए तो आप बना सको। ठीक है। तो आप नोट्स भी बनाते रहना साथ ही साथ। ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। जल्दी से बनाने का तरीका है, इसको लिख लेना ना, आप वीडियो रोक के लिख लेना। ठीक है। जल्दी से कैसे बनाएंगे, तो जल्दी से बनाने का तरीका है, थोड़ा काम हम लोग यहां करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग ब्रेन लेवल पे करेंगे, दिमाग लेवल पे करेंगे। जैसे ये बोला कि इन तीनों में बड़ा कौन है, मतलब यहां क्या बोल रहा है, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3 और 4 का पावर 1/4, इनमें बड़ा कौन है, यही बोल रहा है ना। आप सोचो सर कंपेयर तो सेम होता तब, तो हमको क्या करना पड़ेगा आप बताओ आधार को सेम करना पड़ेगा। तो आधार को सेम करूंगा तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, 4 तिया 12, 12 होता है भाई। तो इसमें क्या करूं कि 12 हो, तो 6 का गुणा 6 का भाग, तो 2 का पावर 6। नीचे को लिखने की जरूरत है, अरे 12 तो कर ही रहा हूं ना मेरे भाई, जब 6 का गुणा 6 का भाग करूंगा तो 12 हो जाएगा, तो हर बार क्यों लिखूंगा, सीधा मैं 2 का पावर 6 लिखूंगा। सही है कि नहीं। इसमें क्या करूंगा कि 12 हो जाए तो 4 का गुणा 4 का भाग, तो सीधा 3 का पावर 4। सही बात है। और इसको अगर 12 करना है तो 3 का गुणा 3 का भाग, तो 4 तिया 12, सबका आधार तो 12 कर ही रहे, तो क्यों लिखूं मैं 3 का गुणा 3 का भाग, तो 4 का पावर 3, 4 का पावर 3। ठीक है भाई। अब आप बताओ 2 का पावर 6 क्या होता है। ठीक है, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 5 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, ये भी 64 होता है, 4 का पावर 3 भी 64 होता है, 4 चौक 16 चौक 64, और 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 तिया 9 3 तिया 9 81। कौन बड़ा है बताओ सर, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो इसको बनाना कैसे जल्दी से समझ में आया। तो यहां पर हम लोग क्या किए, कुछ काम को यहां पर लिखे और कुछ काम हम लोग दिमाग में किए, हर बात को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर तो मैथ्स नहीं है, और 8वां नंबर क्या है, रीजनिंग है। ठीक है भाई। 9वां नंबर फिर है क्षेत्रविधि का क्वेश्चन, और एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो चलो यहां पर मैं 9वां क्वेश्चन लिख दिया हूं, जो लिखा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी दिया है 8.4 सेंटीमीटर है, 8.4 सेंटीमीटर है, जिसके आधार की त्रिज्या, किसकी बात हो रही, शंकु मतलब कोण की बात हो रही है। एक कोण जिसकी हाइट कितना दिया 8.4 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ बेस कितना दिया 2.1 सेंटीमीटर, को पिघलाकर, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, को पिघलाकर एक गोला, एक क्या बनाया जाता है, स्फेयर बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या मतलब स्फेयर का रेडियस बताना है। स्फेयर का रेडियस 4.2 होगा कि 2.1 की 2.4 की 1.6। तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से समझते हैं, फिर जल्दी से कैसे करेंगे वो तो मैं सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक में आपको बताया था। चौथा नंबर का क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि सर
किसी भी चीज को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है तो उसका आयतन, उसका वॉल्यूम सेम होता है। ये पढ़े थे ना। जैसे यहां पर क्या पिघलाया गया, एक शंकु को पिघलाया गया, एक शंकु को पिघलाया गया और इसमें क्या बनाया गया, एक स्फेयर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक स्फेयर, मतलब ये थोड़ा सर्कल टाइप है, एक स्फेयर बनाया गया। सही बात है। तो एक जब स्फेयर बनाए, ठीक है, 3D में सोचना है, ये तो सर्कल दिख रहा है, मतलब 3D में क्या है, फुटबॉल है ना। तो एक शंकु को पिघला के क्या बनाए, स्फेयर बनाए। अब जब किसी भी चीज को पिघला के जब कुछ बनाया जाता है तो उसका क्या सेम होता है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम सेम होता है। पिछली क्वेश्चन में हम लोग डिटेल पढ़े, ठीक है भाई, चौथा नंबर का। तो इसका भी आयतन सेम होगा। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, ठीक है। और वहां स्टार पॉइंट लेके बताया था ना, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दी है, शंकु की हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है शंकु का, 8.4। हाइट कितना, 8.4 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। सही बात है। और क्या पूछा, गोला बनाया गया तो गोले की त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या मान लेते r है, तो आपको क्या बताना है, गोले की त्रिज्या। सही बात है। अब देखो सर, शंकु का आयतन क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3। क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और h क्या है, 8.4। सही बात है। तो आपको पता होगा इसका शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही बात है। ये किसका होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला। सही बात है। अच्छा, स्फेयर का आयतन क्या होता है, स्फेयर का आयतन क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम। सही बात है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई और आर क्यूब। आर तो निकालना है ना, आर तो दिया नहीं है, ठीक है भाई। चलो, तो इसको हमको बनाना है, ये अच्छे समझ में आया। मैं इसको मिटा देता हूं डायग्राम को, नहीं तो जगह कम पड़ेगा। और इसको वॉल्यूम को क्यों सेम किए, क्योंकि सर अगर किसी को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है तो उसका क्या सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, आयतन बराबर होता है। और जब आयतन बराबर होता है तो हम लोग क्या किए, आयतन को कंपेयर किए। ठीक है भाई। चलो, तो इसको यहां लिख देता हूं मैं। यहां लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2.1 इंटू 2.1, और h बोले तो 8.4। और ये किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। सही बात है भाई। चलो, अब ध्यान से देखो। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। सही बात है। यहां क्या होगा, 2.1 2.1 और 8.4, यहां इंटू है तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 4 और इक्वल टू आर क्यूब। सही बात है। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 2.1 2.1 2.1 आर क्यूब। अरे ये तो वैसे सिंपल सा है। तो ये क्या होगा, 2.1 का क्यूब बराबर आर क्यूब। सही बात है भाई। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा 2.1, ऑप्शन बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलो, और इसको अगर एग्जाम में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सब जल्दी जल्दी बनाना होता है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो लिख लो। चलो, अब एग्जाम के हिसाब से देखो, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि सर शंकु को पिघलाकर, जिसकी ऊंचाई दे दिया और आधार की त्रिज्या दे दिया, ठीक है, पिघलाकर एक गोला बनाए। तो जब भी कुछ पिघलाकर कुछ बनाया जाता ना, वॉल्यूम सेम होता। बस इतना बात क्लियर है ना, फट से देखो। तो पिघलाकर गोला बनाए तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, 2.1 इंटू 2.1 और इंटू h 8.4। सही बात है। पिघला के क्या बनाए भाई, गोला बनाए। पिघलाकर एक स्फेयर बनाए, स्फेयर का 4/3 पाई और आर क्यूब। इसका तो त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट गया, तुरंत कैलकुलेशन, 3 से 3 कट गया, ठीक है। और ये काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4,
तो आप बताओ, यहां पर r क्यूब है, यहां पर क्या है 2.1, 2.1 और 2.1, और यहां पर r 3 ठो है, बस खत्म, r क्या होगा 2.1। समझ में आया? तो ऐसे बनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां तो हो गया रीजनिंग, 11वां भी रीजनिंग है, और 12वां नंबर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं, और इसको जल्दी से कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो 12वां लिखा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। मतलब कोई नंबर है जिसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 29। तो सेम नंबर, जिस नंबर को 32 से भाग दिया था तो रिमाइंडर 29 आया था, उसी नंबर को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हो गया प्रश्न। ठीक है भाई। अब देखो, एक इसका डिटेल बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा मेथड है, ठीक है। एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं आपको, फट से आंसर आएगा। देखो जैसे इसको एक समझते हैं, पहले किसी संख्या को मान लेते 32 की जगह छोड़ो, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसे समझो। 7 को अगर मैं आप बताओ 5 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, पहले ये बताओ। 7 को अगर 5 से भाग देता हूं तो क्या बोलोगे सर, 7 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, शेषफल आएगा 2। सही बात है। और फिर अगर 7 को 4 से भाग करूंगा तो 7 को 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4, शेषफल क्या आएगा 3। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो किसी संख्या को, 7 हटा दिया, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 2 आता है। 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। इसी संख्या को 4 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, ये हुआ प्रश्न, ये हुआ प्रश्न। समझ में आया? किसी संख्या को 5 से भाग दिया तो शेषफल 2 आता है, तो उसी संख्या को 4 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, ये हुआ। सेम वैरायटी हुआ। तो सर किसी संख्या को 5 से भाग दो तो शेषफल 2 आता, नहीं दोनों जोड़ दो। ठीक है, तरीका क्या है, जोड़ दो। तो 7 हुआ भाई, और 7 को 5 से भाग दिए तो शेषफल 2 आया, आएगा ही भाई। आप दोनों को जोड़ दिए ना, तो दोनों को जोड़ दिए तो संख्या, तो 5 से भाग दिए तो शेषफल 2 आएगा, 7 को 5 से भाग दोगे तो 2 आएगा। ठीक है, से 7 को किससे भाग कर दो, 4 से भाग कर दो, तो शेषफल कितना आएगा 3। समझ में आया? सेम लॉजिक। देखो किसी संख्या को, हमको तो नहीं पता संख्या क्या है ना, तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 29। सही बात है। और इसी संख्या को 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही प्रश्न है ना। क्या तरीका है सर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 आता है, दोनों को जोड़ो, तुरंत जोड़ो। तो 29 और 32 को जोड़ दो, 29 और 32 को जोड़ो तो क्या आएगा, 9 2 61, 9 2 11 और 3 4 5 6, 61। इन दोनों को जोड़े तो क्या है, 9 2 11, 3 4 5 और 6, कैरी का 1। ठीक है, 61 है। अब इसी 61 को 8 से भाग दो, इसी 61 को 8 से, 8 7 56, देखो 61 को 8 से भाग करो, 8 7 56, तो शेषफल क्या आएगा 5, 56 5 61। ठीक है, तो हो गया भाई, इतना ही आसान था। तरीका समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 है, तो ये दोनों को जोड़कर वो संख्या निकाल लेना, ये दोनों को जोड़कर वो संख्या आ गई। ठीक है, बस यही बेस्ट तरीका है। और उसके बाद इसी संख्या को अगर हम लोग 61 को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 8 7 56, 56 और 5 61, तो आंसर क्या आएगा 5। समझ में आया? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने के पहले इसी क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से बताता हूं, तो वो क्या है, जैसे किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो हम लोग कैसे बनाए थे, अब भी तुरंत तो ये बनाए थे ना कि सर 32 से भाग देना है, शेषफल 29 आ रहा है, दोनों को जोड़ो तो 61 आ जाएगा, ये किए थे। और फिर इस संख्या को किससे भाग किए, 32 से भाग किए, तो शेषफल क्या आएगा 29 ही आएगा। यही लॉजिक था कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमको एक बात तो हम सबको पता होती है, क्या पता होती है कि सर अगर किसी छोटा नंबर है, मान लेते 5 है, ठीक है भाई, अगर मैं 5 को 7 से भाग करूंगा ना, मतलब ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो आपको पता है शेषफल क्या आएगा, सर 5 ही आएगा, क्योंकि भाग नहीं होता ना। भाग होता है क्या, भाग नहीं होता। कैसे करते हैं, ऐसे करोगे ना, 7 से भाग करोगे तो क्या बोलोगे, अरे ये तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो 0 बार में करोगे, और 0 बार में करोगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा 5 ही आएगा। सही है। आप मेरे को बताओ, अगर मैं 17 को 35 से भाग करूंगा, शेषफल क्या आएगा, सर ये बड़ा नंबर है ना, ये तो होगा नहीं, तो क्या आएगा शेषफल 17 ही आएगा। सही बात है। तो कहने का मतलब हर वो नंबर
जो 35 से छोटा हो, वो 35 से भाग हो सकता है क्या, बताओ आप मेरे को। कोई भी नंबर जो 35 से छोटा हो, जैसे 34 है, 34 को अगर मैं 35 से भाग करूं तो भाग हो ही नहीं पाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, यही 34 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 बार में जाएगा। सही है कि नहीं, ऐसे ही करोगे ना मेरे भाई, 34/35 0 बार में करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 34। अगर ये बात हमको अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन और छोटा हो सकता था। ये जो तरीका बताया ना, इससे भी छोटा तरीके से हम बना सकते थे। कैसे, देखो हमको क्या लाना था शेषफल, बताओ, 29 लाना है, 29 लाना है, और किससे भाग दे रहा हूं, 32 से, मतलब बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूं। तो मैं अभी कैसे बना था, वो नंबर बना रहा था, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, 61 है। अब मैं बोल रहा हूं 61 भी मत मानो, आप वो नंबर 29 ही मान लो, वो नंबर 29 ही मान लो। सही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि सर अगर 29 को आप 32 से भाग करोगे तो ये छोटा है ना, तो शेषफल क्या आएगा, 29 ही तो आएगा मेरे भाई। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि किसी संख्या को 32 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 29। तो हम लोग क्या मान लिए, वो संख्या ही 29 मान लिए। और अगर वो संख्या ही 29 मान लिए और 29 को 32 से भाग करोगे क्या आएगा भाई, 29 ही आएगा। अब इसी संख्या को, जो हमने संख्या माने थे 29, इसी संख्या को किससे भाग करूंगा, 8, किसे, 8 से भाग करूंगा, तो 8 तिया 24, क्या शेषफल आएगा, शेषफल 5। तो हम लोग इसको वही मान के भी इतने जल्दी से बना सकते थे, यहां भी 5 आ रहा है, पहले भी 5 आ रहा था, हमेशा 5 आएगा। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया लॉजिक। और इसके पीछे क्या बेसिक लगा है कि सर अगर बड़ा नंबर है और इसके ऊपर छोटा नंबर है, मतलब छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से भाग देते हैं तो शेषफल वही नंबर आता है। ये लॉजिक था। तो हमने इस बार पहले क्या माने थे, 61, इस बार वही नंबर, यही वाले नंबर को हम लोग मान लिए कि माना कि वो नंबर 29 है, जिसको 32 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 29 ही आएगा। तो समझ में आया, इसको बनाने का तरीका समझ में आया। एग्जाम में आएगा तो फट से क्या बनाना है, तुरंत मान लेना है वो संख्या 29 है, 32 से भाग करोगे तो शेषफल 29 आएगा, और 29 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 तिया 24 और शेषफल 5 आएगा। समझ में आया। तो भाई अगर आ रहा है और समझ में आ रहा है ना, ये लॉजिक समझ में आया ना, तो भाई अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, और अपने दोस्तों के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जो सीजीपीएससी देगा, उसके साथ ही वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूं, इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 3 किसानों के पास क्रमशः 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम तथा 882 किलोग्राम, ठीक है, का चावल है। मतलब 3 फार्मर है जिसके पास इतने इतने किलोग्राम के चावल की क्वांटिटी दे दी है। ठीक है भाई, चलो एक बोरे या बैग की अधिकतम, बहुत बढ़िया, अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल को समान भार के साथ बोरों में भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, इस प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूं, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा, इतने जल्दी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसको बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कैसे बना लेना चाहिए हमको। ठीक है, या हम कैसे बना लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझ पा रहे हो। देखो 3 किसान है, मान लेते हैं हमारे पास किसान ए, किसान बी और किसान सी है। ठीक है भाई, कितना किलोग्राम चावल है, 400, इसके पास 490 किलोग्राम है, इसके पास 588 किलोग्राम है, और इसके पास 882 किलोग्राम, मतलब इतने इतने क्वांटिटी का चावल है। इसके पास इतने किलोग्राम में इतना और इतना। ठीक है, एक बोरे की अधिकतम क्षमता क्या होगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लिख रहे हो ना तो स्टार पॉइंट करके लिखना। क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार बना के, डब्बा बना के नोट करके लिखना। अभी मैं जो बोलने वाला हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्या, ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी प्रश्न में अधिकतम क्या आ जाए, अधिकतम, मैक्सिमम, क्या वर्ड होता है इंग्लिश में, मैक्सिमम, अधिक से अधिक, सुनो पहले अच्छे सुनो, किसी भी क्वेश्चन में अधिक से अधिक आए, बड़ा से बड़ा आए, अधिकतम आए, सबसे अधिक आए, लार्जेस्ट आए, इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा। ठीक है, क्या क्या बोला मैं, अधिकतम मतलब मैक्सिमम आ जाए, अधिक से अधिक आ जाए, बड़ा से बड़ा आ जाए, सबसे बड़ा आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो वहां एचसीएफ निकाला जाता है। एकदम याद करके रख लेना, 99% केस में
अगर ऐसा वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में तो वहां क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। नोट करके लिखना भाई कॉपी में एकदम ईमानदारी के साथ, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कम से कम, छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे कम, मिनिमम, समझ में आ रहा है, इस तरह का वर्ड है, क्या क्या बोला, सबसे छोटा, कम से कम, छोटा से छोटा, सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट, मिनिमम, इस तरह का कोई वर्ड आए तो वहां पर क्या निकाला जाता है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। पहचान समझ में आया। अगर किसी प्रश्न में अधिकतम आए, अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, इस तरह का वर्ड आएगा तो क्या निकालेंगे, HCF। और किसी में छोटा से छोटा, सबसे छोटा, इस तरह का वर्ड आएगा, मिनिमम, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, इस तरह का वर्ड आएगा तो वहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ये किसके लिए था, छोटा से छोटा वाला बात, और ये बड़ा से बड़ा, ठीक है भाई। तो यहां पर इसको अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी कॉपी में नोट करके, ठीक है भाई। चलो, तो सर इस प्रश्न में तो क्या आया, अधिकतम आया। तो अधिकतम मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। सही बात है भाई, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलो, और सभी चावल को समान भार वाले को नाप सके, तो यहां से भी समझ सकते हो, समान भार वाला चावल पे नापना। आप वहां गए हो किराना दुकान, आप देखोगे चावल का जनरली 25 किलो या 50 किलो का बोरी होता है। तो 25 किलो का बोरी लोगे तो बासमती है तो वो भी 25 किलो है, ठीक है। और अलग अलग चावल HMT है या कुछ भी है तो सब 25 किलो के बोरी में भार तो सबका 25 किलो ही निकलेगा ना, समान भार ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है भाई, HCF। सही बात है। और HCF कैसे पहचाने, सर यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, अधिकतम। समझ में आया भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है भाई, तो आप मेरे को बताओ क्या HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। सर एक वो संख्या, जैसे मैं बोलता हूं 10, 20 और 30 का HCF निकालो, 10, 20, 30 का HCF। तो HCF क्या होता है, सर वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 10, 20, 30 को काट दे, यही होता है ना महत्तम समापवर्तक। तो एक बड़ा से बड़ा नंबर जो 10, 20, 30 को काटे, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो सर वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को काटा वो 10 होगा। सही बात है। चलो, अब मेरे को बताओ इसमें वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो तीनों को काटे। अब देखो, इसको हमको पेन नहीं उठाना होता, अगर हमको एक बेसिक पता है डिविजिबिलिटी का। किसका, डिविजिबिलिटी का, ठीक है। क्या कि सर 10 अगर कहीं है, 10 किस नंबर को भाग कर पाता है, 10 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगर किसी का डिविजिबिलिटी, विभाज्यता कमजोर है तो भाई मैं एक वीडियो बना दिया था डिविजिबिलिटी वाला, आप हो सके तो उस वीडियो को देख लेना। तो ये चुटकियों में कैसे बनेगा अभी देखेंगे, अगर हमको 10 का डिविजिबिलिटी पता है तो, ठीक है। वो डिविजिबिलिटी वाला जो वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आप मेरे को बताओ 10 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 10 का डिविजिबिलिटी होता है कि सर सामने कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आखिरी में 0 है तो 10 उसको काटेगा, और अगर आखिरी में 0 नहीं है तो 10 उसको काट नहीं पाएगा। सही बात है भाई, समझ में आया। तो 10 किसको काटेगा, उसी को काटेगा। जैसे यहां पर तीनों पे 0 था ना, तो 10 काट दिया ना भाई, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ये क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन HCF का दिया, निकालना क्या था, पूछ क्या रहा है, अधिकतम क्षमता। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF, मतलब इन तीनों का HCF। HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काटे, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काटे। यहां पर ऑप्शन भी वही वाला दिया है सर 200 किलोग्राम, ये इन तीनों का HCF दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, 290 किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, 350। अब आप सोच के बताओ, आराम से सोचो, क्या कभी भी 0 वाला नंबर किसी भी नॉन जीरो को, मतलब यहां पर 0 है क्या, ये 0 वाला नंबर यहां पर क्या लिखा है, 29 इंटू 10 ही तो लिखा है ना। 290 को 29 इंटू 10 ही तो लिखते हैं, 350 को 35 इंटू 10 ही तो लिखते हैं। और ये ऑप्शन किसका दिया है, HCF का दिया है। सही बात है, ये ऑप्शन किसके दिए कि इसका HCF होगा, निकालना तो वही है। तो आप मेरे को बताओ क्या कभी भी 290 588 को काटेगा, कैसे काटेगा सर,
क्योंकि यहां पर 10 है और यहां पर जीरो वाला नंबर नहीं है। तो 290 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या 385 इसका एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 200 एचसीएफ हो सकता है? नहीं। 200 इसको भी नहीं काट पाएगा, ये तो एक जीरो है ना, लेकिन यहां कितना जीरो है? 2, तो ये भी नहीं हो। तो क्या बचा ऑप्शन में? सर ऑप्शन ए। समझ में आया? अब इसको बनाना कैसे था मैं आपको बताऊं, इतना नहीं सोचना था। देखो सिंपल लॉजिक क्या सोचना था, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखो हमको पढ़ना था कि किसानों के पास इतना इतना किलोग्राम का चावल है, ठीक है भाई, इतना इतना चावल है, समझ में आ गया। 490, 588 और 882 ये चावल हो गया, ठीक है। अधिकतम क्षमता क्या होगी जो इन सबको समान भार लेकर बोरों में, मतलब समझ गए, अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल को समान भार वाले बोरों के साथ बोरों में नाप सके, मतलब बोरा जो होगा वो इक्वल क्वांटिटी का होना चाहिए, इसको इसको जो नाप दे, ठीक है। तो सर अधिकतम से समझ में आ गया हमको एक बात कि एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो एक संख्या तीनों को काटे। आप मेरे को बताओ 200 क्या कभी इसको काट पाएगा? सर कैसे पता? यहां पर 2 जीरो है, यहां पर जीरो ही नहीं है, नहीं काट पाएगा। क्या 290 इन दोनों को काटेगा? नहीं काटेगा, तो क्योंकि यहां पर जीरो ही नहीं है। क्या 350 काटेगा? नहीं काटेगा। एक 98 है ना जहां पर जीरो नहीं है, ठीक है, तो 98 ऑप्शन होगा जो इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है भाई। और हो गए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन बी कभी नहीं होगा। देखो हम एचसीएफ निकाले नहीं है, एचसीएफ निकाले हैं क्या? नहीं निकाले। 98 को चेक किए? नहीं। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ रिजेक्शन, कि एक तो कंफर्म है सर बी तो नहीं होगा, क्योंकि बी इसका एचसीएफ कभी नहीं होने वाला, ये बात कंफर्म है। सी इसका एचसीएफ कभी नहीं होने वाला क्योंकि ये जीरो नंबर है और ये कभी भी इसको और इसको तो काट ही नहीं पाएगा। और डी भी कंफर्म है कि नहीं होगा क्योंकि इसको भी नहीं काट पाएगा, इसको भी नहीं काट पाएगा। तो क्या बस समझ में कंफर्म हो गया? ऑप्शन ए ही होगा। हालांकि हम ऑप्शन ए निकाले नहीं है, लेकिन हमको एक बात कंफर्म हो गया कि 200, 290 और 350 इन तीनों संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए। समझ में आया? अब आप बोलते हो तो मैं एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूं। देखो आप मेरे को बताओ, ये 2 से कट जाएगा ना, ये सब 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब ये किससे कटता है? अब ध्यान से देखो, 3 से कटता है क्या? देखो 5, 4, 9, 10, 11, देखो ये कभी भी 3 से नहीं कट पाएगा। 2 से तो नहीं कट रहा, 2 से ये भी नहीं कट रहा, 2 से ये भी नहीं कट रहा, ठीक है मेरे भाई। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब जो संख्या 2 और 3 से नहीं कटी वो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। जिसको ये बात अच्छे से पढ़ना है डिविजिबिलिटी, वो वीडियो देख लेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या ये संख्या 7 से कटेगा? तो देखो काट के देखो, 7 तिया 21 और कितना बचेगा? 3, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 छिके 42, 43, 44, 43, 44 ज्यादा हो गया 2 और 7 तिया 21, ठीक है। अब ये किससे कटता है? तो 7 छिके 42, 43, 44, 7 तिया 21, ठीक है भाई। अब ये किसी से कटेगा? तो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 पंचे 35, 7 छिके 42, 7 तिया 30, 49, 7 7 निया 63। अब ये किसी कॉमन नंबर से तीनों कटेंगे? नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये 7 7 49, 49 दूनी 98, ठीक है भाई। लेकिन इतना बनाने की जरूरत थी ही नहीं। बनाना कैसे था कि सर इसका अधिकतम जैसी देखे, क्या बोला मैं, ध्यान से समझो, अधिकतम जैसी देखे हमको समझ में आ गया इस संख्या और इस संख्या क्या क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो तीनों को काटे, एक ऐसा नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर। क्या होता है एचसीएफ? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्या को पूरी तरह काट दे। तो बताओ बड़ा से बड़ा नंबर क्या 200 होगा क्या? भाई ये तो जीरो वाला नंबर है और ये नॉन जीरो है, ठीक है। यहां पर जीरो और यहां की इकाई के अंक में जीरो नहीं है, तो ये कभी नहीं काटेगा। ये भी कभी नहीं काटेगा क्योंकि इसका भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये भी नहीं काटेगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल सोच से और थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी का नॉलेज से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर तो मैथ्स नहीं है, 15वां नंबर मैथ्स है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया, ठीक है।
तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी डी और ई का माध्य, इसका जो मीन है 28 है। सर ये माध्य का क्या मतलब होता है? देखो माध्य का क्या मतलब होता है पता है? मीन का क्या मतलब होता है? ये सबको ऐड करना होता है। देखो क्या बोला, ए बी सी डी और ई, इसका माध्य निकालना है ना, तो पांचों को ऐड करो, 1 2 3 4 5, और इसको किससे भाग करो? 5 से। तो पांचों को जोड़ के 5 से भाग करो, ये इसका मीन होता है, जो कितना दिया है 28। समझ में आया? ठीक है। तथा ए सी और ई का माध्य 24 है। मीन ए सी का कितना दिया? ए सी और ई का कितना दिया भाई? कितना है? 24 है। तो इसको जोड़ो, और कितने, यहां कितनी संख्या थी? 5 सी, 5 थी ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दिए। यहां पर कितनी है? 1 2 3, तो 3 से भाग देंगे। ये कितना दिया भाई? माध्य कितना है? 24 है। ठीक है, तो ये माध्य दिया है 24 है। सही बात है। तो आपको किसका माध्य निकालना है? आपको निकालना है बी और डी का माध्य। बी और डी का माध्य मतलब 2, आपको बी प्लस डी बटे 2 इसका निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो इसको भी मैं देखते कैसे करेंगे वो तो सिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले देखो। तो सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 इधर गुणा होगा तो 28 इंटू 5। ठीक है भाई, और ए प्लस सी प्लस ई, ये क्या होगा? 24 इंटू 3। ये भाग इधर जाके गुणा होगा ना भाई, तो भाग इधर जाके क्या होगा? भाग इधर जाके गुणा हुआ, भाग इधर जाके गुणा होगा। सही बात है भाई। ठीक है, अब आप देखो, तो इसको अगर गुणा करते हो तो क्या आता है? 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10 4 14, 140, और इसको गुणा करते हो तो 24 दिया 72। ठीक है, चलो तो ये एक समीकरण बना, ये वाला एक पूरा समीकरण है ना, और ये एक और समीकरण बना। एक काम करते हैं, समीकरण 1 से घटाते, समीकरण 1 से इसको घटा दो। देखो क्या लिखोगे? देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस, ठीक है भाई, किसको घटाना है? इसको घटाओ, तो a प्लस सी प्लस ई, ठीक है, ये बराबर क्या होगा? 140 माइनस 72। सर ऐसा क्यों घटा रहे हैं? ताकि हमारा ए सी हट जाएगा। देखो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस ए माइनस सी और माइनस सी, इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 68, कितना आएगा? 68। ठीक है, घटाओ तो देखो a से a कट गया, और c से c कट गया, और e से e कट गया, क्या बचा? b प्लस डी, b प्लस डी बराबर कितना आया? 68। सही बात है। आपको क्या निकालना है? सर हमको तो b प्लस डी बटा 2 निकालना है ना, तो b प्लस डी बटा 2, तो 68 बटा 2, तो आंसर कितना आएगा? 34। आंसर कितना आएगा? 34। ठीक है, क्या एग्जाम में ऐसे बनाना है? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, ये तो मैं बताया डिटेल। तो इसका आंसर आएगा b प्लस डी का जो माध्य b प्लस डी बटा 2, ये क्या आएगा? 34। ठीक है भाई। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे बनाना है वो बताता हूं। तो देखो पहले इसको मिटाता हूं। तो एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाया जाता, आराम से सोचना है एग्जाम में, जिसको लिखना है वो लिख लेना ना भाई। ठीक है, अब देखो, तो देखो एग्जाम में इसको कैसे बनाया जाता है। आप सिंपल सोचो, सर ए बी सी डी ई का माध्य 28 है ना, तो क्या मतलब है? 28 इंटू कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो सीधा लिखो 28 इंटू 5, कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 140। सही बात है। मतलब सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब ये सबका जोड़ के कितना आ रहा है? 140। और ए सी ई का माध्य कितना दिया भाई? 24 है, तो वहां 3 है ना, जैसे यहां पर कितना था? 1 2 3 4 5, 5 था तो 5 से गुणा किए, ठीक है ना। और वहां पर कितना? 1 2 3, 1 2 3, ये दे रहे 1 2 3, ए सी ई का माध्य 24 है, तो 24 इंटू 3 कितना होगा? 72 होगा ना, 24 या 72। इसको घटाओ मेरे भाई, क्या करो? इसको घटाओ, तो जैसे ही घटाओगे तो क्या आएगा? 68। 68 आया। 68 क्या होगा? जैसे ही घटाओगे तो ए से ए निपट जाएगा, ठीक है, सी से सी निपट जाएगा, सी से सी निपट जाएगा, और ई से ई निपट गया ना मेरे भाई। अब क्या बचा? बी और डी। तो ये किसका आंसर होगा? बी और डी का, क्योंकि देखो ये पांचों का आंसर था,
और ये 3 का, ये पांचों का सम का रिजल्ट था। ये किसका रिजल्ट था? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सही बात है। ये किसका रिजल्ट है? a प्लस सी प्लस ई। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई से जब इसको घटाऊंगा तो a सी नहीं पड़ गया, a नहीं पड़ गया, c नहीं पड़ गया, e नहीं पड़ गया, क्या क्या बचा? b प्लस डी, ये उसी का रिजल्ट है। तो हमको क्या निकालना? b और d का माध्य, मतलब b प्लस डी बटा 2 सीधा। तो आंसर क्या आएगा? 2 तिया 6, 2 चौका 34। समझ में आया कैसे बनाना है? थोड़ा सा हमको अगर सोचना होता है और हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है भाई। तो देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मत हो जाए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है भाई। इसके बाद इसका अगले पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, देखो ठीक है, अगर आप सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलते जा रहा है जो 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है भाई, है ना, लाइक करना है। और जो जो आपका दोस्त भाई बंधु सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके साथ भाई ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है, ताकि उसको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाए और वो भी कम से कम मैथ्स के कारण तो अपना प्री नाट के मतलब प्री निकले, क्वालिफाई हो, सी सेट निकले, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।